आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको IUPAC नामकरण करना सिखाएंगे। IUPAC नामकरण करने से पहले हमको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। IUPAC की फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है। यानी कि IUPAC की फुल फॉर्म होती क्या है इसकी फुल फॉर्म? IUPAC ये थोड़ी होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये इसकी होती है फुल फॉर्म। अब देखो IUPAC नामकरण करने से पहले हमको दो चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है, प्रीफिक्स और सफिक्स, यानी कि पूर्वलग्न क्या होते हैं और अनुलग्न क्या होते हैं। ठीक है, पूर्वलग्न यानी कि जिनका उपयोग पहले किया जाता है, और इसको उपसर्ग भी कहते हैं। जिनका उपयोग पहले किया जाता है ना, वो होते हैं पूर्वलग्न। लेकिन और सफिक्स जिनका उपयोग बाद में किया जाता है, और इसे प्रत्यय भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उपसर्ग भी बोलते हैं और इसे प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको? और यह आगे की वीडियो में जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगी आपको समझ आ जाएगा कि पूर्वलग्न होते क्या है, अनुलग्न मतलब। ठीक है, ये समझ आ गया। पूर्वलग्न कौन कौन से होते हैं जान लो आप पहले। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये होते हैं पूर्वलग्न हमारे। और अनुलग्न यानी कि जो बाद में लगते हैं वो होते हैं एन, इन और आइन। ठीक है, अब आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में बताएंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक प्रकार का होता है, एक टाइप का होता है, यानी कि एल्केन श्रेणी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जितने भी सूत्र मिलेंगे ना आपको, उनके पीछे क्या लगा होगा? एन लगा होगा। यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जितने भी सूत्र होंगे उन सबके पीछे क्या लगा होगा? एन लगा होगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, आगे भी बहुत सारे हो सकते हैं, ब्यूटेन, पेंटेन, इन सब के आगे क्या लगा, अब पीछे क्या लगा हुआ है? एन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, इन और आइन। इनके पीछे तो क्या लगा होता था? एन लगा होता था, तो वो संतृप्त हो जाएंगे। और जिनके पीछे इन या आइन लगा होता है ना, तो वो हो जाएंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इनके पीछे तो एन लगा है, इनके पीछे इन, जैसे कि मैथीन। ठीक है, एथीन। ठीक है, ये हो गए इन वाले। अब आइन वाले, मैथाइन, एथाइन। ठीक है, ठीक है, इसी तरह अब मैं आपको इनको पहचानने की एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी कि जब कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड पाया जाए, एकल बॉन्ड, एक लाइन मिले, तो उधर हमको क्या लिखना है? एन लिखना है। यदि कार्बन कार्बन के बीच में दो लाइन हो तो उधर क्या? इन लगाना है। और कार्बन कार्बन के बीच में तीन लाइन हो तो वहाँ पे हमें क्या लगाना है? आइन लगाना है। ठीक है, तो यानी कार्बन कार्बन के बीच में जब एकल बॉन्ड बने तो एन, और द्विबॉन्ड यानी कि द्विबंध बने तो इन, और त्रिबंध बने तो हमें क्या लगाना है? आइन लगाना है। अब देखते हैं पहले क्या लिखा जाता है, लास्ट में क्या लिखा जाता है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। पहले क्या लिखा जाता है? जब IUPAC नामकरण किया जाता है तो हमको सबसे पहले ये याद होना चाहिए, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये सब हमको क्या है? याद होना चाहिए। ये सब जितने भी होता है ना, इनको पहले लिखा जाता है। यानी कि ये जो जितने भी होते हैं ना, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, ये मैंने आपको बताया पूर्वलग्न, यानी कि बताया था ना पूर्वलग्न पहले लिखा जाता है, तो इनको क्या लिखा जाता है? पहले लिखा जाता है। इन सबको पहले लिखेंगे। अब कैसे लिखे जाएंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, अगर कार्बन परमाणु की संख्या एक है तो मैथ, जैसे कि यानी कार्बन परमाणु की संख्या क्या है? एक है तो मैथ लिखा जाएगा। दो है तो मैं इधर लिख के आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ। यानी कार्बन अगर एक है तो मैथ C2, तो एथ C3, प्रॉप C4, ब्यूट C5, पेंट C6, C7, C8, C9 और C10। ठीक है, तो अगर कार्बन परमाणु की संख्या एक है तो उधर मैथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रॉप, चार है तो ब्यूट,
5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। ठीक है, समझ आ गया। अब हम आपको उदाहरण के दौरान समझाएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। अब जैसे कि C2H6 इसका हम IUPAC नामकरण करेंगे। C2H6 का हम IUPAC नामकरण करेंगे। कैसे करेंगे? बहुत आसान है। इसको करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी यहाँ लिखा गया है ना, उसका संरचना सूत्र हमको आना चाहिए। स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं, यानी कि संरचना सूत्र बनाना हमको कैसे आना चाहिए। अब ये संरचना सूत्र कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर इसका कैसे बनाते हैं, तो ये मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगी। आपको इसी वीडियो में वो भी समझ आ जाएगा। संरचना सूत्र बनाने से पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। संरचना सूत्र बनाने से पहले हमको ये भी जानकारी होना चाहिए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन है और इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। जब तक आपको यह सब पता नहीं होगा तो हम IUPAC नामकरण नहीं निकाल पाएंगे। इसमें आप संरचना सूत्र, इस वीडियो में आपको संरचना सूत्र, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, मैं सब बताऊंगी। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ बाह्यतम कोश में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ। देखो इधर, मैं इधर आपको एक ट्रिक बताती हूँ। 2 8 8 2, ठीक है, कॉमा। ये मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। तो यानी कि 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक, इस ट्रिक से हम 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे और इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वह भी आप बता पाएंगे कि कितने हैं। तो सबसे पहला जो पहला वो कक्ष होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 से लेके 20 एलिमेंटों के, और दूसरे कोश में 8, तीसरे कोश में भी 8 और चौथे कोश में 2। जैसे कि मान लीजिए सोडियम ले लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का हमें परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं हम सोडियम का, तो इसका परमाणु संख्या कितनी है? 11 है। तो अगर हम इसका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कैसे होंगे? सबसे 11 है इसकी परमाणु संख्या, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हमको 11 ही निकालना है। तो सबसे पहले बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? 2। बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? 2। और इसके सेकंड कोश में कितने होते हैं? 8। थर्ड कोश, अब देखो ये हो गए 2 और 8 10। अब हमको 1 की ज़रूरत है, लेकिन इधर इसके तीसरे कोश में कितने होते हैं? 8। तो हमें 8 की ज़रूरत थोड़ी है, क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक तो 11 है, तो हमें 1 की ज़रूरत है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 8 और 2 10 और 1 11। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? इसी तरह हम बाकी सबका भी निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे क्लोरीन का। ठीक है, अब हम क्लोरीन का निकाल के देखते हैं। Cl यानी क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 17 है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक। अब देखो इधर क्लोरीन का परमाणु क्रमांक, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो Cl यानी कि पहले बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? 2। दूसरे कोश में कितने होते हैं? 8। अब तीसरे कोश में भी 8 होते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत कितने की है यहाँ पे? 7 की। 8 और 2 10 हो गए ना। अब हमें ज़रूरत कितने की है? 7 की। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो, ठीक है, अगर इसी में हम ये भी जान सकते हैं कि इसके बाह्यतम कोश में कितने मतलब कि बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम के बाह्यतम सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और क्लोरीन के सबसे बाहरी कोश में कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अब देखो हाइड्रोजन का ले लेते हैं हम H, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। तो लेकिन आगे वाले कोश में 2 होते हैं, तो अब इसका परमाणु क्रमांक 1 तो 1 ही होगा ये। अब इसके बाह्यतम कक्ष में कितने होंगे? 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम का ले लेते हैं He, इसका परमाणु क्रमांक 2 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा तो भी वो 2 बनेगा, और बाह्यतम कक्ष में पूछे अगर कि कितने इलेक्ट्रॉन है तो वो भी 2 है। ठीक है, समझ आ गया आपको? अभी हम कार्बन का ही ले लेते हैं। जैसे कि कार्बन ले लिया हमने। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6 ना। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। 2 2
पहले कक्ष में कितने होते हैं? 2 होते हैं और दूसरे कक्ष में होते हैं 8, लेकिन हमें 4 होंगे क्योंकि 4 और 2 6। ठीक है, अब इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो आयत की समझ आ गया, निकालना आ गया होगा आपको। बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालना आ गया। अब हम C2H6 का IUPAC नामकरण करेंगे। इसको करने से पहले इसका संरचना सूत्र बताएंगे कि संरचना सूत्र बनाना होगा। अब संरचना सूत्र जैसे कि C2, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देते हैं C2, कार्बन 2 है इधर, तो कार्बन हो गया, समझ आ गया। 2 कार्बन है, H6, तो H, पहले तो ये देखो कि कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4, तो एक इधर रख दिया, एक इधर, 4 हो गया। अब इसी के भी 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 6, इनके ऊपर रख देते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन रख देते हैं। अब इधर हम बिंदु लगा देते हैं, ये मैंने मिला दिया है, आपको इधर जैसे बिंदु लगा देना। अब देखो बिंदु लगा दिया, ठीक है। अब देखते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? 1 है, और हाइड्रोजन का बाह्यतम कक्ष में भी एक ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका है, और कक्ष में भी एक ही मतलब उसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन भी एक ही है। अब देखो एक इधर रख देते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का 1 है ना, तो इधर। अब इनको मिला देते हैं, मैंने मिला दिया है, ठीक है, मिला देते हैं। अब देखो आप इन सबको मिला देते हैं, तो क्या हो गया? HC2 बन गया, C2 और कार्बन 1 2 3 4 5 6 बन गया, C2H6 बन गया। अब देखो, ठीक है, बन गया, ये हो गया C2H6 का। अब इसका हम क्या करेंगे? नामकरण कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो कि कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन की संख्या 2 है, और 2 के लिए हम क्या लिखते हैं? जब कार्बन की संख्या 2 होती है तो हम क्या लिखते हैं? H, ठीक है, क्या लिखेंगे हम? H, ठीक है, H लिख दिया। अब ये देखना है हमको, H लिख दिया, और अब ये देखना है कि एकल बाउंड बन रहा है, कार्बन के बीच में कितना बाउंड बन रहा है? 1 बाउंड बन रहा है। तो हमने बताया था कि एकल बाउंड बने तो उधर क्या लिखना है लास्ट में? N, तो प्लस N, ये बन गया A3, बन गया ना। इसी तरह से हम और भी बना सकते हैं, इसी तरह से हम बनाएंगे C3H8। अब जैसे हम बनाएंगे C3H8, इसको IUPAC नामकरण करेंगे, संरचना सूत्र सब चीज़ करेंगे, ठीक है। अब हम करते, अब इसमें देखो कार्बन कितने? कार्बन की संख्या 1 2 3, ठीक है। कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपको बताया मैंने कि कार्बन के कितने बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं, तो ठीक है। वन, इधर बिंदु, इधर बिंदु, इधर इधर इधर, ठीक है, लगा दिया हमने 4। अब देखो इनके ऊपर हम हाइड्रोजन को, आसपास इनके हाइड्रोजन को लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो लिख दिया हमने हाइड्रोजन, इसके आसपास हाइड्रोजन लगा दिया। अब हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का बाह्यतम कक्ष में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 1 होता है, एक लगाएंगे ना, एक होता है तो, ठीक है। अब हम इनको मिला देंगे इन लाइन्स को, ठीक है। अब देखो C3 1 2 3 है ना, 3 कार्बन हो गए, और H8 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 8। अब हम इसका नामकरण करेंगे, तो नामकरण क्या होगा? C3 के लिए, C3 है इधर, तो C3 के लिए क्या करते हैं हम? C3 होता है तो क्या लिखते हैं आगे?
prop, ठीक है। इधर लिख देंगे हम prop, क्या लिखेंगे prop प्लस एकल बाउंड बन रहा है, एकल बाउंड बन रहा है ना, तो n। अब इसको मिला के क्या हो गया, प्रोपेन हो गया ना, प्रोपेन। तो इसका IUPAC नामकरण क्या हो गया, प्रोपेन। इसी तरह से हम और एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे, और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। अब हम जैसे कि हमको निकालना है, अब हम एकल बाउंड वाले तो हमने सीख लिए, अब हम डबल बाउंड वाले द्विबंध वाले, जैसे कि C2H4, ठीक है, C2H4। तो C कार्बन कितने हो गए, 2, और H4 है, यहाँ पे 4H लाने हैं हमको। अगर हम H इधर 4, तो H कितने, अगर हम जैसे कि इधर ये लगा दिया, ठीक है, लगा दिया, इधर हाइड्रोजन लिखें, कार्बन के हम देखें, कार्बन और जैसे कि इधर हम हाइड्रोजन लगा दें, क्योंकि कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, 4 होते हैं। तो अगर हम इनको ऐसे सजाएंगे और इधर लिख दिया हमने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, है ना। और है ना, हाइड्रोजन का क्या होता है, एक होता है बाह्यतम कक्ष में, तो एक हाइड्रोजन। और इनको मिलाएंगे अगर हम, ठीक है, ऐसे करके क्या हो जाएगा, कार्बन का द्विबॉन्ड वाला तो बनेगा नहीं, ये क्या बन गया, एथेन बन गया। तो हमको क्या है, ये हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी देखो 6 हो गए, हमको क्या बनाना है C2H4, तो ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। अब हम इसको जैसे कि C2H4, तो इसको हमें मैनेज करना है, C2 2 हो गए C, ठीक है। अब H4 लाना है हमें, तो कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखो 1 2 एक इधर, ठीक है, 2 और 2 इधर, 4, ऐसे इधर 2 और 2 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए कार्बन के, ठीक है। अब इन पे हम लगा देते हैं हाइड्रोजन, इन पे हम क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन लगा दिया हमने। अब इनको मिला देते हैं, बन गया ना C2H4। आप देखो कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 के लिए हम क्या करते हैं, एथ करते हैं ना, एथ लिखते हैं ना 2 के लिए, प्लस 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड के लिए मैंने आपको बताया, 2 बॉन्ड के लिए क्या होता है, इन, याद आ गया। 2 बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, द्विबंध होता है तो इन। अब कार्बन जब 2 है ना, तो एथ प्लस इन हो गया एथीन। ऐसे ही अगर हम प्रोपेन का बना सकते हैं, ठीक है। देखो सी गई थी हमने द्विबंध वाली, अब हम त्रिबंध वाली यानी कि त्रिबंध वाली संरचना सूत्र बनाएंगे और उसका IUPAC नामकरण करेंगे। तो जैसे कि C2H2, अब इसको बनाना है हमको, तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 है कार्बन की संख्या, है ना, और H भी, हाइड्रोजन भी इधर 2 है, तो हमको बैलेंस करना है। अगर हम इधर तीनों लगा दें तो 3 और 3 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। हमको त्रिबंध वाला बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, है ना, सॉरी 1 2 3 कार्बन वाले, और एक इधर लगा दिया हमने, 4 हो गए कार्बन के बाह्यतम कक्ष में। ऐसे इसके 1 2 3 और एक इधर, ठीक है। अब इधर हाइड्रोजन लिख दिया, इधर हाइड्रोजन लिख दिया। अब हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन। अब इन सबको मिला देंगे, ठीक है, इन सबको क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। अब देखो कार्बन कितना है इधर, कार्बन कितना है, 2, तो फिर 2 कार्बन के लिए हम क्या करेंगे, एथ प्लस, अब देखो त्रिबॉन्ड बन रहा है, तो त्रिबंध के लिए मैंने आपको बताया था 3 लाइनें आए, तो क्या आएगा यहाँ पे, आयन। तो इस बना के क्या हो गया, इनको मिला के क्या हो गया, एथाइन बन गया, एथाइन। समझ आ गया आपको, एथाइन, एथीन और एथेन, समझ आ गया तीनों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और
चैनल को भी सब्सक्राइब